Hello students, I hope the day is treating you well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. तो आज हम क्लास 11 की सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बीजगणित, इसके अंदर चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज और आप इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जीपी क्या होती है। जीपी को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो जीपी है वो शॉर्ट फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इसको आप हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पर प्रोग्रेशन हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। फर्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, एक गुणोत्तर श्रेणी है और एक हरात्मक श्रेणी है। आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि जीपी की। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि एपी में हमने क्या पढ़ा था। एपी हमने पढ़ी थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम इसका सीक्वेंस देखते हैं, एपी का जनरल एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास मिलता था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और ऐसे ही आपकी अप टू n टर्म्स तक बनते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये टर्म्स कहलाती हैं। जितने भी हमारे पास कोमे के बाद जितनी नंबर्स लिखे होंगे वो क्या कहलाएंगे? टर्म्स। अगर बात करें जीपी की तो यहाँ पर एपी की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जहां पर हम एपी में कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे कि जो भी हमारी टर्म्स थी a2 माइनस a1 हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी, वहीं पर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं हमारे पास एक कॉमन रेशियो। जैसे कि अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जीपी की जनरल फॉर्म क्या होगी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 और इसी तरीके से आपकी टर्म्स आगे लिखी जाएंगी। यहाँ पर हम बात करें कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो का मतलब है कि हमारे जो दो टर्म्स होंगी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो भी रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि ए आर अपॉन ए करने पर वैल्यू आती है आर। अगर मैं इन दो टर्म्स की बात करूं तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर इक्वल्स टू क्या आएगी? वैल्यू आर। इसी तरीके से आप आगे की भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिली है? कांस्टेंट वैल्यू मिली, जिसे हम कॉमन रेशियो बोल रहे हैं और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर क्या हो गया? आर इज द कॉमन रेशियो, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सर्व अनुपात। यहाँ पर कॉमन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एपी को फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करेंगे कि उसके जो सीक्वेंस है उसमें हमारे पास जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई है जीपी की और एपी की भी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 5, 10, 20, 40। इसके अंदर अगर चेक करें कि क्या ये सीक्वेंस हमारा जीपी है तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें निकालना होगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारी सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए। 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2। 20 अपॉन 10 के बीच में फाइंड करिए कॉमन रेशियो, तो दैट इज 2 एंड 40 अपॉन 20 के बीच में फाइंड करते हैं तो वैल्यू आती है 2। यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हर टर्म्स में हमारे पास एक कॉमन रेशियो आता है जो कि इस सीरीज के लिए 2 है। इसका मतलब ये हमें एग्जिस्ट करती है जीपी सीक्वेंस को। क्लियर? अब अगर ये जीपी है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आगे की टर्म्स जो आएंगी वो कैसे होंगी? आपके पास क्या होगा? जो नेक्स्ट टर्म होगी अपॉन 40 करके आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2। क्लियर? 4 इंटू 2 आपका 80। क्लियर? तो यहां से आप 1 बाय 1 जितने आप टर्म्स चाहते हैं फाइंड कर सकते हैं बाय द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ जीपी। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने समझा। अब हम कहते हैं कि रैंडमली अगर मुझे फाइंड करना है इस
पूरे प्रोग्रेशन का कोई भी nth टर्म, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है, जिसको आप हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, क्या होगा ये फॉर्मूला? सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करेंगे tn से। tn इक्वल्स टू होगा आपका a r की पावर n माइनस 1। यहां पर a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म, जिसे आप हिंदी में कहेंगे प्रथम पद, और आपकी जो r है क्या है? ये अभी हमने बताया था कॉमन रेशियो। क्लियर? तो कॉमन रेशियो और आपका जो फर्स्ट टर्म है, अगर ये पता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अपनी tn को, जो भी आपको nth टर्म्स पूछी जाएंगी। अब अगर हम कहें कि हमारे पास अगर टर्म्स आ गई हैं तो उनका एडिशन कैसा होगा, मतलब सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स, जिसको आप हिंदी में कहेंगे n पदों का योगफल। इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है और आपके सारे जितने भी टर्म्स होंगे उसका एडिशन हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Sn से, और वो होगा Sn इक्वल्स टू a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एक तो फॉर्मूला ये है आपके पास, इसी के साथ दूसरा भी फॉर्मूला है। आप कह सकते हैं कि Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहां से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसी से हमारा दूसरा फॉर्मूला क्रिएट होता है। अगर यहाँ पर टर्म्स को एक्सचेंज कर दिया जाए, 1 को पहले और r की पावर n को बाद में लाया जाए, दैट मीन्स हमारे पास आएगा एक माइनस। इसी तरीके से नीचे भी हमें एक माइनस मिलेगा और दोनों माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, एंड देन आपकी वैल्यू क्या आएगी? a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे कि अरिथमेटिक मीन था, तो क्या था वो? हमने पढ़ा था जो अरिथमेटिक मीन है जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास अगर दो टर्म्स हैं a और b, और इन दोनों टर्म्स के बीच में मुझे एक नंबर को ऐड करना है, और वो नंबर इस तरीके से ऐड होना चाहिए कि ये तीनों जितनी भी टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स कैसी हो? समांतर श्रेणी में हो, मतलब a भी, c भी और b भी इसको एग्जिस्ट करें। तो इस टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था c इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2। यहां पर हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो नंबर होगा वो इन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड करके निकलेगा। इसी तरीके से अगर बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, जिसको आप हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर माध्य, तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट यही यूज होगा कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं a एंड b, और इन दोनों टर्म्स के बीच में मुझे एक नंबर ऐड करना है, मान लीजिए c, तो इस c को मैं कैसे फाइंड करूंगी? यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे आपने एपी में याद किया था, जीपी में आपका फॉर्मूला बनता है g इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ए और बी क्या है? ए आपके पास जो दो टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट फाइंड करके आप उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास a और b दो टर्म्स अगर हमारे पास हैं, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अपना ज्योमेट्रिकल मीन, जिसको आप कह सकते हैं gm से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समांतर माध्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? शॉर्टकट में am से, और यहाँ पर gm से गुणोत्तर माध्य को डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी है, आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन भी है, तो क्या ये एक दूसरे से रिलेशन भी रखते हैं? रखते हैं। क्या रखते हैं? तो यहां पर हम कहेंगे कि हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन
AM एंड GM, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन किसके बीच में निकाल रहे हैं? हमारा जो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है इनके बीच में संबंध निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे जो AM होता है वो बराबर होता है A प्लस B बाई 2 के। क्लियर? तो यहाँ से मैंने माना जो एलिमेंट था वो C है, C इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2, ये AM के लिए है। और अगर GM की बात करें तो GM इक्वल्स टू होता है अंडर रूट AB। यहाँ पर हमारे पास AM है एंड GM है। अब हमें क्या करना है? AM माइनस GM को फाइंड करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि A माइनस G इक्वल्स टू क्या होगा? हमारे पास होगा A प्लस B बाई 2 माइनस के अंडर रूट AB। क्लियर? अब यहां से आप क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास एलसीएम लें तो A प्लस B माइनस 2 अंडर रूट AB अपॉन 2। अब हमें यहाँ पे प्रोसेस लगाना है कि A को कैसे चेंज करें अंडर रूट A के अंदर। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम अंडर रूट A की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है A की पावर 1, बिकॉज यहाँ पर आप देखते हैं A की पावर हाफ प्लस A की पावर हाफ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हाफ और हाफ मल्टीप्लाई में क्या होंगी? पावर्स ऐड, तो यहाँ पर A की पावर 1 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर A को लिखेंगे अंडर रूट A का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट AB अपॉन 2। इसको हमें क्या कहना है कि अगर अंडर रूट A का होल स्क्वायर है माइनस के 2 अंडर रूट AB है प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर है बाय 2, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला है एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी क्या है कि A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर बाय 2, और ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू 0 होगी। तो इसका मतलब A माइनस G की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू G आ गया। यहां से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो A ग्रेटर देन G है। इसका मतलब अगर हमें 2 नंबर्स दिए जाते हैं तो उसके अंदर अगर हम AM और GM को फाइंड करेंगे तो वहां से हमें ऑलवेज AM बड़ा होगा हमारे GM से। जैसे कि हमने प्रूव किया कि AM ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, आपका समांतर माध्य बड़ा होगा आपके गुणोत्तर माध्य से। क्लियर? अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। क्लियर? तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके हेल्प से हम देखेंगे कि वहां पर कैसे इन फॉर्मूलेस को रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक श्रेणी दी गई है, वो है 2, 6, 8, 18, 54 एज सून एज आपके 8वां पद, इट मीन्स 8th टर्म तक ये चला है प्रोसेस, और आपको फाइंड करना है आपका 8th टर्म क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस प्रोसेस से चलें कि हमारे पास अगर चेक करने पर AP आती है, तो जब सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर हम 6/2 करेंगे 3 कांस्टेंट वैल्यू है, 18/6 करेंगे 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब हर टर्म्स में हमें क्या मिल रहा है? कॉमन रेशियो मिल रहा है। और कॉमन रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? R से। तो R की वैल्यू आपको मिल गई 3। यहां तक क्लियर होगा? R की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब हमें जो 8th टर्म फाइंड करनी है बहुत इजी तरीके से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला? कि अगर Tn इक्वल्स टू A R की पावर n-1 होगा तो हमारे पास कोई भी टर्म आए, कोई भी nth टर्म आए, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो हम कहेंगे कि T8 इक्वल्स टू, आपको A क्या बताया था? A इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 2, तो आप लिखेंगे 2 इंटू R की पावर n-1, तो R है 3, 3 की पावर n-1, 8 - 1, 2 इंटू 3 की पावर 7, और आपके पास ही क्या आएगा? 2 इंटू 2 187, और आपके पास इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 4387, 4 3 2 7 14,
एंड 2 8 16, 17, 2 1 2 और आपके पास आता है 2 4 7 4। क्लियर? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया कि अगर हमें 8th टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास जो Tn है वो हो जाएगा T8। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या ये जीपी है, अगर ये जीपी है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा अगर जीपी एग्जिस्ट करता है तो हमने फॉर्मूला लगाया ARn-1 और यहाँ से A फर्स्ट टर्म थी तो 2 हमने पुट किया एंड देन R की पावर n-1 3 की पावर 8-1 एंड वहां से आपको मिला 3 की पावर 7 और इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, आपके पास है 2 + √2 + 1 एन टर्म्स। आपसे पूछा क्या गया है कि अगर आपके पास सर्व अनुपात है, देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि सर्व अनुपात क्या होता है। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है या कॉमन रेशियो, यहां पर वर्ड यूज करेंगे कॉमन रेशियो। एपी के लिए हम कॉमन डिफरेंस यूज करते हैं और अगर जीपी की बात कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो यूज करेंगे। यहाँ पर एक सीरीज हमें जो दी गई है उसके अंदर हमें बताना है 6th टर्म। अगर 6th टर्म हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा आर क्या है, कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ जाता है तो चेक करते हैं कि √2/2 कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर नीचे √2 की कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहां से आपकी क्या वैल्यू आई 2/2 √2 और 2 से 2 कैंसिल 1/√2। इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो आया है वो है 1/√2। बट अभी हमें इन दोनों के बीच में भी चेक करना पड़ेगा। एक टर्म से हमें पता नहीं चलता कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू ही आ रही है, तो इसमें फिर से ट्राई करेंगे तो 1/√2, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला 1/√2। इट मींस हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1/√2। आर की वैल्यू आ चुकी है तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था 6th टर्म। हम कहते हैं कि हमारे पास T6 इक्वल्स टू A R की पावर n-1 से हम क्या कहेंगे, A है हमारे पास 2 एंड R की पावर n-1 1/√2 की पावर n-1 6-1, तो वैल्यू है 2 ब्रैकेट 1/√2 और आपकी पावर हो गई 5। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू आपकी √2 में पावर 4 क्या होगी 1/2 और बचेगा √2, तो आपकी 2 से 2 कैंसिल, यहां पर आपके पास बचेगा 1/√2। यहां पर अगर सॉल्व करेंगे इसे तो क्या लिखेंगे 1/√2 को आपको 5 टाइम्स लिखना है, तो √2 इंटू √2, इसी तरीके से √2 इंटू √2 इंटू √2। यहां पर ये 2 बनेगा, आपके ये वाला 2 बनेगा, तो आपके पास कितने 2 है 4, तो आपके पास आएगा 4/2, इट इज 1/2√2। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, अगर हमें T6 चाहिए तो दो वैल्यूज चाहिए, एक तो A और एक R। अगर ये दोनों पता है तो इजीली आप अपनी वैल्यूज को पुट कीजिए एंड इजीली सॉल्व कीजिए। क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है या सीरीज दी गई है उसका आपको योगफल बताना है, वो भी अपरिमित पदों का। यहाँ पर अपरिमित पद क्या है, देखिए हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अपरिमित पद होते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस या फिर टर्म्स। यहाँ पे वर्ड अगर पद यूज हुआ है तो हम टर्म्स लिखेंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस आपने पढ़े थे, उसके अंदर क्या था कि अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस में अगर टर्म्स होते हैं इनफाइनाइट तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरीके से यहाँ पर जो वर्ड किया गया है यूज अपरिमित पद तक निकालिए, इट मींस आपको क्या पूछा गया है कि आपको निकालना है एस इनफाइनाइट, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है।
क्योंकि हमारे पास जो योगफल का फॉर्मूला है वो क्या है, Sn इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पर पद कितने दिए गए हैं, अपरिमित, इट मींस इनफाइनाइट पद दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने पुट किया इनफाइनाइट। तो हमें बेसिकली पता चला कि s इनफाइनाइट हमें फाइंड करना है। तो अब लिखते हैं सीरीज क्या है, 3/4 माइनस 5/4 की पावर 2 प्लस 3/4 की पावर 3 माइनस के 5/4 की पावर 4 प्लस 3/4 की पावर 5 माइनस 5/4 की पावर 6 अप टू n टर्म्स तक। अब हमें नहीं पता कि हर टर्म्स में लिखते हुए हम कितनी टर्म्स तक जाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज पे आपको पहले फोकस करना है कि जो 3/4 वाली टर्म्स हैं इनमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 की पावर 1 है, यहाँ पर 4 की पावर 3 है, यहाँ पर 4 की पावर 5 है, ऐसे ही आगे क्या आएगी 3/4 की पावर 6। इसका मतलब ये एक प्रोसेस को, स्पेसिफिक पैटर्न को शो कर रहे हैं। तो इनको लिख लेते हैं एक साथ, 3/4 प्लस 3/4 की पावर 3 प्लस 3/4 की पावर 5 और अप टू n टर्म्स तक। ये भी हमें नहीं पता कि कहां तक होंगे। अब हम दूसरी बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास ये 5/4 की पावर 2 वाली टर्म्स हैं, ये एक के बाद एक इंक्रीजिंग कर रही है 4 की पावर्स को। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 6 है, आगे क्या आएगा 4 की पावर 8। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमारी जो टर्म्स है वो इंक्रीजिंग है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे माइनस लगा के 5/4 की पावर 2 प्लस 5/4 की पावर 4 प्लस 5/4 की पावर 6 अप टू n टर्म्स। अब हमारे पास दो सीक्वेंस आ गए। हमारे पास फर्स्ट इज सीरीज इज दैट एंड सेकेंड इज दिस। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो सीरीज हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने का इजी तरीका है कि अगर हम यहाँ पर Sn की बात कर रहे थे तो Sn के लिए क्या करते हैं, पहले तो 3/4 को ले लीजिए कॉमन, जिससे कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको दिखे। तो 1/4 की पावर, आपने 1 बाहर लिए तो क्या बचेगा 2, 1/4 की पावर 4 अप टू n टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पर 5/4 की पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बचा प्लस 1/2 बाहर है, 4 पावर है तो 4 की पावर 2, और यहाँ पर 4 की पावर आपके पास आ जाएगी 4 प्लस अप टू n टर्म्स। इसका मतलब हमारे पास ये 3/4 और 5/4 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये बाहर है और हमारे पास एक सीक्वेंस अंदर भी बन गया। इस केस में क्या करें, इस केस में आप कहेंगे कि हमारे पास ये वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो 3/4 माइनस के 5/4 की पावर 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 4 अप टू n टर्म्स तक। यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए तो 3/4 माइनस 5/16, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 4। यहाँ पर अगर चेक करें कि क्या ये AP है तो हम कहेंगे 1/4 की पावर 2/1, इट इज 1/4 की पावर 2। इसी तरीके से 1/4 की पावर 4 अपॉन 1/4 की पावर 2, इनसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा 4 की पावर 2/4 की पावर 4, इट इज 1/4 की पावर 2। यहां से भी सेम वैल्यू मिली है, यहां से भी सेम वैल्यू मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो हमें फाइंड हुआ है वो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हमारी जीपी है। अगर ये जीपी है तो हमारे पास जो इनफाइनाइट टर्म्स का सॉल्यूशन होता है, सम होता है, वो क्या होता है, आपको याद रखना है कि अगर हमें अपरिमित संख्याओं का योग क्या होगा, आपका a/1 माइनस r। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर आपसे अपरिमित संख्याओं का योग पूछे
तो आप क्या कहेंगे a अपॉन 1 माइनस आर। यहां पर भी a आपका फर्स्ट टर्म है और r आपका क्या है, कॉमन रेशियो। देखिए दो चीजें अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां पर भी सेम प्रोसेस लगाएंगे कि अगर a है तो a क्या है हमारे पास 1 है, दैट इज 1 अपॉन लगाएंगे 1 माइनस r है, r क्या निकला है हमारे पास 1 अपॉन 4 की पावर 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 2। क्लियर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन करें तो आपका एलसीएम आता है 16 और आपका 12 माइनस 5 ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 की होल पावर 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां से बचेगा 7 अपॉन 16 और आपका अगर एलसीएम ले तो क्या होगा 4 4 16, तो 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 16, वैल्यू आ गई 7 अपॉन 16 ब्रैकेट, आपकी जो वैल्यू है 16 ये ऊपर जाएगी अपॉन 15, 16 से 16 कैंसिल होगा 7 अपॉन 15 एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ। यहां पर हमने क्या किया, एक फॉर्मूला याद किया कि अपरिमित संख्याओं का योग होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर a आपका फाइनाइट टर्म होती है और r आपकी कॉमन रेशियो होता है। यहां पर हमने सेम फॉर्मूला अगर यहां पे यूज किया, जीपी को पहले चेक किया एंड देन हमने ये फॉर्मूला यूज किया बिकॉज ये जीपी के लिए है, तो यहां पर आपकी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 2 बनी। यहां पर हमने एलसीएम लिया तो आपकी बनता है 16 अपॉन 15, 16 से 16 कैंसिल होता है, आपका आता है 7 अपॉन 15। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि a और b का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का दुगना हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात अच्छी बोली गई है कि अगर हमारे पास जो a है, a क्या है समांतर माध्य और जो गुणोत्तर माध्य है g, इनमें रिलेशन क्या कहा गया है कि यहाँ पर समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का दुगना हो। इसका मतलब है a इक्वल्स टू 2g, ये दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि a अपॉन बी इक्वल्स टू होता है 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले जो हमें रिलेशन दिया गया है उस पर बात करते हैं। आपका जो am का फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए बी। सिंपली हमने दोनों के फॉर्मूले लिखे हैं, am का फॉर्मूला है a प्लस बी बाई 2 और gm का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी। यहां से सॉल्व करें तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ए बी आता है आपके पास, और इसको अगर इधर लेके आए तो a माइनस 4 अंडर रूट ए बी प्लस b इक्वल्स टू 0। b से कर दीजिए डिवाइड, तो हम लिखेंगे प्रत्येक पद में b से भाग देने पर चलिए देते हैं। तो a अपॉन बी माइनस 4 अंडर रूट ए बी अपॉन बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको क्या मिला कि हमारे पास a अपॉन बी एज इट इज रहेगा माइनस के 4 अंडर रूट ए एज इट इज। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको मैं रफली दिखाती हूँ कि अगर अंडर रूट बी अपॉन बी हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे b की मल्टीप्लाई। अगर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई की है ऊपर नीचे बी कैप इंटर अंडर रूट बी की, तो हम कहेंगे b अपॉन बी अंडर रूट बी, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट बी, और ये वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a अपॉन बी माइनस के 4 अंडर रूट ए अपॉन बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी कैसी इक्वेशन है हमारे पास है, ये एक द्विघाती समीकरण। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था कि अगर हमारे पास दो घातीय समीकरण आती हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला था बहुत सिंपल सा
कि अगर x इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जैसा आप कहते थे श्रीधराचार्य नियम, इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और हम कहेंगे जो x है ये x कंपैरिजन में है अंडर रूट a अपॉन बी के, बिकॉज आपके पास यहाँ पर a अपॉन बी है, फिर उससे कम अंडर रूट a अपॉन बी है और उससे भी कम आपके पास कोई कॉफिशिएंट नहीं है। तो अंडर रूट a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होगा, b क्या होगा आपका 4, यहाँ पर लिख देते हैं कि b इक्वल्स टू 4 है आपका माइनस का, और साथ में आपके पास जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर भी 1 है, a भी 1 है और c भी 1 है। तो लिखते हैं माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है b इक्वल्स टू प्लस 4। चलिए तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2, क्या वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 12 अपॉन 2। अब 12 को कैसे खोलते हैं आप जानते हैं, एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और आपके पास आएगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। अगर मैं इस 2 को कॉमन लूं तो 2 बाहर, 2 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल होता है तो आपके पास आता है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। देखिए तो हमारे पास जो अंडर रूट a अपॉन बी है उसकी वैल्यू है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ये है तो a अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हमें मिलती है तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कि 2 प्लस अंडर रूट 3 को 2 बार लिखिए, बिकॉज हमें क्या गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 2 बार लिखा। अब आपको एक टर्म्स यहाँ पर ऐड करनी है, वो है 2 माइनस अंडर रूट 3 जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या थी प्लस माइनस अंडर रूट 3, बट हम लेके क्या चले हैं सिर्फ प्लस वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्यों अभी हम बताएंगे कि ये हमने वैल्यू क्यों ली है, माइनस क्यों नहीं लिया। अभी आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर दी है मल्टीप्लाई, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है ये दो टर्म्स आपस में क्या देंगी, ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज 4 माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज, और यहां से वैल्यू मिली 1 तो आपको मिला 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1, और आपका आंसर है 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। ये किसकी वैल्यू है a अपॉन बी की। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या वैल्यूज थी, a अपॉन बी इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पर हमने क्या किया था, और यहाँ पर अगर देखें तो हमने वैल्यू ली है 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3, इट मीन्स हमारी दोनों वैल्यूज सेम है। अब देखिए मैंने कहा था कि हम यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लेके चल रहे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम माइनस वाली टर्म्स करेंगे, जैसे रफली कर लेते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हमारे पास a अपॉन बी की वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बनता कि हम इसको 2 बार लिखते, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नीचे क्या बन गया है, कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस अंडर रूट 3। तो क्या ये हमें चाहिए था, नीचे नहीं चाहिए, बिकॉज हमें a अपॉन बी की जो वैल्यू चाहिए थी वो नीचे वाली जो टर्म है वो 2 माइनस अंडर रूट 3 चाहिए, और इसी वजह से हमने एक पॉजिटिव साइन लेके चले हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर है कि हमें कैसे सिचुएशंस को देख के हमें प्लस और माइनस को डिसाइड करना है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। कैसे करना है, आपसे कहा गया है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, आपको 3 टर्म्स दी गई हैं a b c,
तो सबसे पहले लिखते हैं ए बी सी। b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस सी बाई टू बाई द कॉन्सेप्ट। क्या था कि अगर हमारी AP हमें समांतर माध्य चाहिए तो B इक्वल्स टू जो भी टर्म ऐड कर रहे हैं वो एवरेज होगा उन दो नंबर्स का। तो हमारे पास B की वैल्यू है a प्लस बी बाई टू। अब आगे कहा गया है कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर GP की बात करें तो हमारे पास अगर x y z GP के अंदर है तो हम क्या कहेंगे, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स जेड होगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। यहां से हमें एक वैल्यू मिली है, यहां से एक वैल्यू मिली है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि x b माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 होता है। देखिए यहां पर थोड़ा आपको फोकस करना है इस वाली टर्म पर। क्यों? क्योंकि हमें जो ये वैल्यूज दी गई हैं एक्स वाई जेड के अंदर, ये सिद्ध कर सकती हैं 1 के बराबर है। तो LHS को लेके चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। लिखेंगे x b माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी। अगर इनकी टर्म्स की बात करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड है। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास है। तो x b माइनस सी एज इट इज, आपके पास यहां से आएगा एक्स जेड की पावर 1 बाई टू ब्रैकेट c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी एज इट इज रहेगा। यहां से सॉल्व कीजिए तो x की पावर b माइनस सी, यहां से क्या आएगी x की पावर 1 बाई टू सी माइनस ए और आपकी z की वैल्यू है 1 अपॉन टू c माइनस ए और z की वैल्यू a माइनस बी। z की पावर्स हमने लिखी, x की पावर्स लिखी है। अब क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स हो जाएंगी प्लस। तो इन दोनों की बात करें तो x की पावर b माइनस सी प्लस 1 अपॉन टू c माइनस ए। इसी तरीके से z की बात करें तो हमारे पास आएगा a माइनस बी प्लस 1 अपॉन टू c माइनस ए। इसका मतलब हमारे पास x 2b माइनस के 2c प्लस 1 c माइनस ए अपॉन 2c माइनस ए। यहां पर इसको इस तरीके से लिखिए। देखिए यहां से हमने कहा x की पावर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2b माइनस 2c प्लस के c माइनस a बाई 2। एज इट इज z की पावर्स क्या होंगी, आपके पास 2a माइनस 2b प्लस c माइनस a बाई 2। यहां से x की वैल्यू, x की पावर क्या बनी, यहाँ पर 2b है यहाँ पर 2c, तो आपके पास आया 2b माइनस के c माइनस के a बाई 2। z की पावर 2a a, इट इज a माइनस 2b प्लस c बाई 2। सॉल्व कीजिए तो यहां से आप लिख सकते हैं x 2b माइनस a प्लस c बाई 2 और z की पावर लिखेंगे आप a प्लस सी माइनस के 2b बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये a प्लस सी क्या है, a प्लस सी की वैल्यू क्या मिलती है 2b। तो हम लिखेंगे बाय द इक्वेशन फर्स्ट a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। तो पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस सी, क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 2b माइनस के 2b, क्लियर, बाय 2। एंड आपके पास जो z की पावर्स है वो है 2b माइनस 2b बाई 2। तो आपकी वैल्यू क्या आई, x की पावर 0 बाई 2, x की पावर 0, z की पावर 0 और x की पावर 0, z की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1, इट इज 1। और यही आपको करना है प्रूफ। तो हमने कर दिया x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस a एंड z की पावर a माइनस b इक्वल्स टू होता है 1।
और यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट को यूज किया कि हमारे पास अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है और ए बी सी समांतर श्रेणी में, उसका माध्य कैसे निकालेंगे, b इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। एंड इसी तरीके से x y z अगर gp के अंदर है तो आपके पास जो gm होगा वो होगा y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स जेड। क्लियर। इसके बाद हमने यहाँ पर आए तो हमने LHS को प्रूव किया है RHS के इक्वल, और हमने यहाँ पर y की वैल्यू को पुट किया। y की वैल्यू पुट करने के बाद जो x और z की दोनों की जो पावर्स थी उनको कर दिया ऐड, और एडिशन के बाद हमने यहाँ पर जो पावर्स a प्लस सी बन रही थी उसकी जगह लिखा 2b, और 2b को पुट करके हमारी वैल्यू आ गई 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।